दीनानाथ जी की इकलौती बेटी थी प्रियंका और दीनानाथ जी जल्दी से जल्दी उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन दीनानाथ जी जब भी किसी लड़के से अपनी बेटी की शादी का रिश्ता चलाते तो उनकी बेटी शादी करने से मना कर देती और घर से भागने की धमकी देती। इस वजह से दीनानाथ जी और उनकी पत्नी पार्वती दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन सुबह के वक्त, क्या करें पार्वती, हमारी बेटी प्रियंका तो शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। सही कहते हैं जी, भगवान जाने, मुझे तो लगता है हमारी बेटी किसी लड़के को पसंद करती है। अरे ऐसी बातें मत करो, जानती हो ना हमारे समाज में लड़कियों को ये प्यार व्यार के मामले में पढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं जी, लेकिन मैंने कल ही प्रियंका की सहेली से पता किया था, कह रही थी किसी लड़के से मिलती है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। शाम के वक्त, पापा मैं कॉलेज से आ गई और माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। खाना तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? तुम्हारी माँ बता रही थी तुम्हारी किसी सहेली ने कहा है उसे। देखिए पापा, आज मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, अगर आपके मन में मेरी शादी की बात चल रही है ना, तो आप मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि शादी तो मैं अपनी पसंद के लड़के से ही करूंगी। प्रियंका के जाने के बाद रात के समय, क्या हुआ जी, अपनी बेटी से क्या कह रहे थे आप? मुझे लगता है वो शादी के लिए नहीं मानने वाली, हमें ही कुछ करना होगा, कोई तिगड़म सोचनी पड़ेगी। आप जानते नहीं हैं जी अपनी बेटी को, भाग जाएगी वो शादी से। भागेगी तो तब ना जब होश में होगी। आपके कहने का क्या मतलब है जी? हम एक काम करेंगे, प्रियंका को बेहोशी की दवा देकर उसकी शादी किसी लड़के से जबरदस्ती करवा देंगे। एक बार शादी होने के बाद क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हो जी, ये तो गैर कानूनी है, और वैसे भी कोई लड़का किसी लड़की की बेहोशी में उससे शादी क्यों करेगा? अपनी बेटी के भले के लिए कुछ गैर कानूनी नहीं है, और वो लड़का शादी करेगा क्योंकि हम लड़के को भी बेहोश करवा कर रखेंगे। हाय राम, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन ऐसा क्यों जी? इसलिए क्योंकि पूरे गांव में बदनामी से हमारी बेटी की सीधे सीधी तो कोई शादी करने से रहा। अपने आदमियों को बोलता हूँ, वो किसी लड़के को उठा कर लाएंगे, शादी करवा कर इसे यहाँ से भेज देंगे। दीनानाथ जी के कहने पर उसके कुछ आदमी राघव नाम के एक लड़के को किडनैप करके ले आते हैं और उस लड़के को भी बेहोशी की दवा पिला देते हैं। बेहोशी की हालत में राघव और प्रियंका की शादी करवा दी जाती है। सुबह जब राघव और प्रियंका होश में आते हैं, क्या हुआ है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कौन लाया है मुझे? प्रियंका ने होश में आने पर अपने कपड़े देखे और फिर आईने में अपने चेहरे पर लगा हुआ सिंदूर। ओह, ये क्या? पापा, मम्मी, आपने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, वो भी ऐसे ही किसी अजनबी लड़के के साथ। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दीनानाथ जी अपने आदमियों से कहते हैं, जाओ, अब हमारी बेटी को अपने पति के घर छोड़कर आ जाओ, अब से ये वहीं रहेगी। नहीं, नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। और मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, वहाँ घर में मेरी एक बीवी बैठी है, अभी 1 महीने पहले ही तो हमारी शादी हुई है, क्या कहूँगा मैं उसे? वो सब हम नहीं जानते, जाओ इन दोनों को छोड़कर आओ। जी मालिक, अभी दोनों को छोड़कर आते हैं। दीनानाथ जी के आदमी प्रियंका और राघव को जबरदस्ती राघव के घर के बाहर छोड़कर आ जाते हैं। तभी राघव की पत्नी राधा बाहर निकलकर आती है। हाय राम, ये क्या किया आपने? किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली,
ऐसा भी क्या हो गया था? अभी तो हमारी शादी को 1 ही महीना हुआ है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना पति अपने पास ही रखिए। वैसे भी मुझे इस आदमी से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, ये ठीक कह रही है। इसके घर वालों ने मुझे बेहोश करके किडनैप कर लिया और फिर मेरी और उसकी शादी करवा दी। मैं तो इसे जानता तक नहीं। अरे, ऐसा भी कभी होता है क्या? जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। और इस लड़की को तो मैं घर में ना घुसने दूं। चल निकल यहाँ से, निकल। चली जाऊंगी। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे पति के साथ। हाँ, लेकिन कुछ दिन रह लेने दो, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। प्रियंका और राघव के बहुत समझाने के बाद राधा मान जाती है और प्रियंका को अपने घर में रहने की जगह दे देती है। राघव प्रियंका की शादी उसके बॉयफ्रेंड दिनेश के साथ करवा देता है, लेकिन शादी वाले दिन ही दीनानाथ जी राघव के घर मिलने आते हैं। और राघव, कैसे हो? हमने सोचा जरा अपनी बेटी को मिलकर आते हैं। उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक तो चल रही है ना? अरे, कैसे बाप हैं आप? अपनी बेटी की शादी आपने हमारे पति के साथ करवा दी, वो भी जबरदस्ती। ये क्या बात हुई? ए लड़की, हमें ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। जो भी किया है सोच समझ कर किया है। ठीक उसी वक्त प्रियंका अपने पति दिनेश के साथ अंदर कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। उसे देखने के बाद भी दीनानाथ जी हैरान रह जाते हैं और अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। अरे, ये क्या है? कौन है ये लड़का? और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी तो इस राघव के साथ हुई थी ना? पापा, आपने तो मेरी शादी ऐसे ही किसी लड़के से करवा दी, जिसके बारे में आपको ये भी नहीं पता था कि उसकी पहले से शादी हो रखी है। बातें मत बनाओ और सीधे सीधे बताओ, आखिर माजरा क्या है? मैं बताता हूँ। मैंने आपकी बेटी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दी ताकि उसकी और मेरी दोनों की जिंदगी सही सलामत रहे। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था अंकल जी। आखिर बेटी की शादी पसंद से करवाने में परेशानी क्या थी? हमारी जिंदगी क्यों खराब करने पर तुले हुए थे? पहली बात तो हमको पता नहीं था कि राघव की शादी पहले ही तुमसे हो रखी है, और दूसरी बात ये कि हमारी बेटी को लव मैरिज करने का शौक था और हम इन सब बातों को नहीं मानते। तो अब क्या फायदा निकला अंकल जी? शादी तो आपकी बेटी की अब भी उसी लड़के से हुई जिसको वो पसंद करती है। राघव ठीक कह रहा है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और मैं तो इतनी अच्छी नौकरी करता हूं, कम से कम आपको एक बार प्रियंका की बात तो सुननी चाहिए थी। अंकल जी, आपकी बेटी का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, प्रियंका मुझे समझदार लगी, जिसने मुझे भी परेशान होने से बचाया और खुद की जिंदगी भी ठीक कर ली। राघव की बात सुनकर माहौल कुछ अच्छा हो गया। प्रियंका, राघव, दिनेश और राधा सब हंसने लगे। बस दीनानाथ जी के चेहरे पर ही टेंशन नजर आ रही थी। दीनानाथ जी चुपचाप वहां से जाने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगे, प्रियंका ने उनसे कहा, पापा, अब तो अपने दामाद को अपना लो। कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे आप। मेरे साथ उस राधा की जिंदगी भी खराब हो जाती। अब तो मान लो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो बेटा, और राघव, तुम भी ठीक कह रहे हो। हमारी बेटी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी अतरंगी बीवी वाकई में अतरंगी है। कमाल का काम किया है। ये कहानी है हमारे शिवचरण जी की। शिवचरण की 3 संतान थी, 2 बेटे और 1 बेटी। शिवचरण एक व्यापारी था। उसकी चांदनी चौक में साड़ियों की दुकान थी।
धीरे धीरे उनका बिजनेस चलने लगा तो उन्होंने एक दुकान से दूसरी दुकान बनाई और दोनों बेटों को दुकान का काम सिखाने लगे। शिवचरण जी के दोनों बेटे केशव और कुमार बड़े मेहनती थे। पिता के साथ रहकर जल्द ही दुकान का सब काम अच्छे से सीख गए थे। देखो बेटा, मैंने तुम दोनों को अपने बिजनेस की सब बारीकियां सिखा दी है। बड़ी मेहनत से मैंने इस बाज़ार में अपनी जगह बनाई है। एक छोटी सी किराए की दुकान से मैंने शुरुआत की थी। इस दुकान की बदौलत आज हमारे पास दो दुकानें हैं, अपना घर है। इस दुकान की और अपने काम की हमेशा इज्जत करना बेटा। अब चिंता मत कीजिए पिताजी, हमारा वादा है आपकी मेहनत से खड़ा हुआ ये बिजनेस हम और आगे लेकर जाएंगे। चांदनी चौक में बच्चा बच्चा आपको पहचानेगा। बेटों की बात सुनकर शिवचरण के मन को बहुत सुकून मिलता है। तीनों बच्चों की शादी के बाद शिवचरण अपने दोनों बेटों को एक एक दुकान सौंपकर घर पर रहकर आराम फरमाने लगता है। शुरू में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। दोनों बेटे केशव और कुमार पिता का खूब सम्मान करते हैं और दिन भर दुकान में होने वाले हिसाब किताब के बारे में भी शिवचरण को खबर करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोनों बेटों और बहुओं के रंग बदलने लगते हैं। भैया, कल गुप्ता जी के यहाँ से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आया है, आपने बाबूजी को बताया है ना? छोटे, अब बाबूजी को दुकान का काम छोड़े बरसों बीत गए। आखिर कब तक बाबूजी की बाजू पकड़कर चलते रहेंगे? अरे अब अपने निर्णय खुद लेना सीखो। बाबूजी की उम्र अब आराम करने की है, बिजनेस की जिम्मेदारी अब हम दोनों की है। बाबूजी ने दुकान का काम क्या छोड़ा। धीरे धीरे दोनों बेटे अपने मन मर्जी के हो गए। दुकान के लिए जाने वाले बड़े फैसलों में भी अब बाबूजी की रजामंदी लेने की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। कुछ दिन बाद, देखो तो ज़रा, ये छोटी सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है। ऐसा लगता है इस घर में काम करने का ठेका बस मैंने लिया हुआ है। माँ जी, मैं कह देती हूँ इस आरती को भी कुछ काम पर लगाया कीजिए, मैं अकेले कितना काम कर सकती हूँ। देवरानी की शिकायत सास से करके बड़ी बहू पूजा गुस्से में त्योरियाँ चढ़ाकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अरे दिन निकला नहीं और शुरू हो गई इन दोनों की महाभारत। मैं तो इन दोनों के बीच में बीच बचाव करते करते थक गई हूँ। मुझसे तो अब इनकी यह कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई देखी नहीं जाती। दोनों में से कोई भी ऐसी नहीं जिसे देखकर ज़रा सा भी संतोष हो। एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। देख रहे हैं आप, दो बहुओं के होते ऐसा कोई काम नहीं जो ये दोनों खुशी से कर देती हो। आज सुबह सुबह ही महाभारत शुरू हो गई, मतलब आज तो चाय भी नहीं मिलने वाली। अरे भाग्यवान, तुम जाकर 2 कप चाय बना लो। तुम तो जानती हो दोनों बहुओं का रवैया। हम तो जैसे इन दोनों के बीच में पीस कर रह गए। 1000 बार कहा था आपसे, ये महल बनाने की बजाय ऐसा मकान बनाओ कि ऊपर की अलग अलग मंजिल दोनों बेटों को सौंप कर हम नीचे की मंजिल पर सुकून से रह सकें। लेकिन आपको तो बंगला बनाना था ना। क्या कहते थे आप? अलग अलग मंजिल पर रहने से दिलों में दूरियां आ जाती है। और अब बंगाल के 2 टुकड़े करवा कर कौन सा एकता झलक रही है आपके बेटों में? आगे का हिस्सा छोटी बहू ने कब्जा कर रखा है और पीछे का बड़ी ने। हम दोनों को तो बस एक छोटा सा कमरा नसीब हुआ है और उसमें भी 2 पल का सुकून नहीं। ठीक कहती हो भाग्यवान, तुम्हारी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती करती। कम से कम ये दोनों लड़ाकू अलग मंजिल पर होती तो हमारे जीवन में कुछ तो शांति होती। अब तो दिन रात यह घर युद्ध का मैदान बना रहता है। दोनों बहुएं एक दूसरे से बहस करने के चक्कर में दिन भर अपने अपने कमरों में पड़ी रहती है और घर के काम पड़े हमारा मुंह ताकते रहते हैं। आने दो आज दोनों बेटों को, आज तो इन दोनों नालायक की खैर नहीं। देखो शिल्पा की माँ, ऐसे बहुओं की चुगली बेटों से करना कोई अच्छी बात नहीं है। वो हमसे उम्र में छोटी है, बड़प्पन दिखाकर माफ़ कर दो उन्हें। आपके इसी बड़प्पन के कारण दोनों बहुएं हाथ से निकल गई हैं। आप ही देख लो, 1 कप चाय के लिए भी हमें लोगों का मुंह देखना पड़ रहा है। आरती, पिछले 1 हफ्ते से रोज़ मैं ही माँ बाबूजी के लिए शाम की चाय बना रही हूँ। ऐसा है कि सास ससुर सिर्फ मेरे तो है नहीं, हैं तुम्हारे भी कुछ लगते, इसलिए अब से सुबह और शाम की चाय तुम ही बनाओगी। देखो तो कितनी सयानी बन रही है, आई बड़ी मुझसे दोनों टाइम चाय नाश्ता बनवाने वाली। अगर आपने शाम की चाय बनाई है तो मैं भी तो रोज़ सुबह की चाय बना रही हूँ ना। बस हाथ भर की ज़ुबान चलवा लो इससे, काम करने के लिए हाथ नहीं चल सकते। सुबह तुम कोई स्पेशल काम नहीं करती, सुबह तो सबकी चाय बनती है, उसमें 2 कप और बन जाएगी तो क्या प्रलय आ जाएगी?
नहीं नहीं जीजी, प्रलय तो बस माँ बाबूजी के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालकर धोने से आती है, क्योंकि आप तो इसमें भी थक जाती हैं। हाँ तो तुम धो लिया करो ना, मैं कौन सा उनकी सेवा करने को मरी जा रही हूँ। और तुम तो मुझे काम का ताना ही ना दो तो बेहतर है। कल माँ बाबूजी के कपड़े धोने के बाद मैंने तुमसे कहा था धूप में सुखा देना, लेकिन तुम्हें तो काम की बात सुनाई नहीं देती है। पूरा दिन कपड़े यूं ही पड़े रहे। आज दोपहर में जाकर मैंने देखा, तब जाकर पता चला कि महारानी ने कपड़े फैलाए नहीं है। देखो जीजी, ये लंगड़ी की टांग पकड़कर झाड़ू लगाने वाला सहूर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कपड़े आपने धोए तो सुखाने कोई और आएगा क्या? आप खुद भी तो सुखा सकती थी। अच्छा चलो, पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए। ये बताइए, आपने अब तो फैला दिए हैं ना कपड़े? हाँ, सब काम मैं ही करती रहूँ? मैंने भी नहीं फैला है, मुझे भी देखना है आखिर कितने दिनों तक इस घर में काम चोरी चलेगी। मैं भी देखूं, अगर मैं कपड़े ना सुखाऊं तो कितने दिन वो पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। दोनों बहुओं के झगड़े की आवाज़ सुनकर सास बाहर आ जाती है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम दोनों के अंदर। अरे अगर कपड़े सुखाने के लिए छत पर ना जाना पड़े तो ये सब काम तो मैं खुद ही कर लूँ। तुम दोनों से तो एक काम करवाने का मतलब घर में कलेश मचवाना है। इन दोनों नालायकों से काम के लिए बोलना तो अपना सर फोड़ने के बराबर है। आज से मैं खुद ही धो दूंगी हमारे कपड़े। तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रहती है, कैसे सब कुछ संभालोगी? वॉशिंग मशीन चलानी तुम्हें आती नहीं, और अब हाथ से कपड़े धोने की ताकत कहाँ है इस बूढ़े शरीर में? हमने जीवन भर किया है, अब इनका समय है, इन्हें जिम्मेदारियां संभालने दो। अगर माँ बाप के लिए कुछ कर देंगे तो छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। हम अपने फ़र्ज़ निभाने से कभी पीछे नहीं हटे। बच्चों के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करके दोनों बेटों को दुकान और मकान सब बना कर दिया है। चिंता मत करो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन दोनों बहुएं सुधर जाएगी। कुछ देर के बाद शिवचरण का मित्र सोहन उससे मिलने के लिए आता है। जैसे ही आगे के हिस्से में रहने वाली देवरानी ससुर के दोस्त को देखती है, जल्दी से अपने कमरे का पर्दा खींच लेती है। लो, फिर शुरू हो गया भरत मिलाप। अब पहले इनको चाय नाश्ता कराओ, फिर खाना बनाकर खिलाओ। मुझसे नहीं होता रोज़ रोज़। चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती हूँ, कह दूंगी मैंने देखा ही नहीं कोई आया है। आरती घर में मेहमान को आए देखकर भी अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। तभी पूजा का फ़ोन आरती के मोबाइल पर आता है। आरती, बाबूजी के पास कोई आया है क्या? काफ़ी देर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पता नहीं जीजी, मैं तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए मुझे नहीं पता कौन आया कौन गया। हे भगवान, इतनी देर हो गई, कोई चाय नाश्ता नहीं आया। आज तो दोस्त के सामने बिल्कुल नाक ही कट जाएगी, और आज तो शीला भी घर पर नहीं है, क्या करूं? यूं ही इंतज़ार करते कुछ देर और बीत जाती है। अब तुम ज़रा 5 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाहर आकर शिवचरण देखता है कि रसोई में कोई भी नहीं है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बैठी हुई है। शिवचरण को बहू के ऐसे रवैये से बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि वो जानता था कि घर में मेहमान के आने की भनक दोनों बहुओं को लग चुकी थी। लेकिन फिर भी किसी ने भी कमरे में से बाहर आकर घर आए अतिथि के लिए एक गिलास पानी देना तक ज़रूरी नहीं समझा। शिवचरण खुद ही अपने मित्र के लिए 2 कप चाय बनाता है और पानी का ग्लास लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। अरे तुम पानी लेकर आ रहे हो? दोनों बहुएं घर में नहीं है क्या? नहीं, बहुएं लेकर आ ही रही थी, तो मैंने कहा कि लाओ, मैं कमरे में जा ही रहा हूँ, मैं ही चाय नाश्ता ले जाता हूँ। शिवचरण अपने कमरे में आकर मित्र के साथ कुछ देर बातें करता है और उसके बाद उसका मित्र सोहन वापस चला जाता है। क्या लगता है आपको, दोनों बहुओं का सास ससुर के प्रति रवैया ठीक है? क्या इनके रवैये में कोई बदलाव आएगा, या सास ससुर दोनों ऐसे ही बहुओं के बर्ताव से परेशान रहेंगे? जानने के लिए देखना ना भूले आगे देवरानी पीछे जेठानी पार्ट 2।